जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बिन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार न्यायपालिका से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत की गई, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 210 के तहत, दूसरा अनुच्छेद 212 के तहत, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 214 के तहत और चौथा है आपका अनुच्छेद 216 के तहत। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 214 के तहत ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है विधानमंडल। तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देश के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत पद सर्वाधिक है। देश के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मुंबई में, दूसरा है इलाहाबाद में, तीसरा है कलकत्ता में, चौथा है दिल्ली में। तो कहाँ है सर्वाधिक, तो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा जो वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, तो पहला ऑप्शन है 160, दूसरा है आपका 165, तीसरा है 170, चौथा है 175। तो कितनी संख्या है, तो 160 है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितनी है। तो कुल कितनी है, तो पहला ऑप्शन है आपका 25, दूसरा है 30, तीसरा है 35, चौथा है 40। तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितनी है। तो कितनी है, तो 30 है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा है 1918, तीसरा है 1920, चौथा है 1922। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक न्यायिक पद पर बने रहना आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर बने रहना आवश्यक है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 62, तीसरा है 64, चौथा है 65। तो 62 वर्ष की उम्र में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सदन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग में भाग नहीं लेता। निम्न में से कौन सदन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग में भाग नहीं लेता। तो पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है ए और बी दोनों। तो कौन नहीं लेता, तो राज्य विधानसभा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 220 के तहत, दूसरा अनुच्छेद 222 के तहत, तीसरा अनुच्छेद 224 के तहत और चौथा अनुच्छेद 226 के तहत। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय कितने लेख जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय कितने लेख जारी कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो कितने लेख जारी कर सकता है? तो 5, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन रीट उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? निम्न में से कौन रीट उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है अधिकार प्रतीक्षा और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। तो ये तीनों जो है उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं? निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है तलाक, दूसरा है जल, तीसरा है वसीयत, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो कौन से मामले आते हैं? तो ये तीनों आते हैं। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसे संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा है उच्च न्यायालय को, तीसरा है आपका अधीनस्थ न्यायालय को और चौथा है इन तीनों को। तो इन तीनों को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, इन तीनों को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 15 में है, दूसरा अनुच्छेद 23 से 26 में है और तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 233 से 36 में है और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 242 से 45 में है। तो किस में है? तो अनुच्छेद 233 से 36 में है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जिला जज या अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं जिला जज या अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में होना या कम से कम वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव अनिवार्य रखना अनिवार्य है। तो कितने वर्ष? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को केंद्र राज्य की न्यायिक सेवा में होना या कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव रखना अनिवार्य है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।